तो जो हमारी कुंडली में जुपिटर होते हैं वो बृहस्पति गुरुदेव होते हैं। कहते हैं कि अगर गुरु की कृपा हो तो सारे काम सही हो जाते हैं, बट अगर ये दोष बन जाता है तो यहाँ पे गुरुदेव ही हमें रिजल्ट्स खराब देना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा दोष किसी व्यक्ति की कुंडली में कहीं पे भी बन गया कि मंगल के साथ राहु या केतु बैठ गए तो वहाँ पे अंगारक दोष बन गया। अब ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे तो वो कैसा होगा, उसमें बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो राजयोग हमारी कुंडली में अगर मैं बताऊं तो 300 तरह के राजयोग होते हैं। जो हमारी कुंडली का फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 10th हाउस होता है वो विष्णु का स्थान होता है, और कुंडली का 5th और 9th हाउस जो होता है वो लक्ष्मी जी का स्थान होता है। अब इनके लॉर्ड अगर हमारे 12 घर में कहीं पे भी बैठ जाते हैं तो विष्णु लक्ष्मी योग बन जाता है, तो वहां से ये राजयोग एक्टिव हो जाता है। विष्णु जी का साथ और लक्ष्मी जी का साथ हो तो आपको किस चीज की कमी हो सकती है? शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू अनमोल जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। मैं कुंडलियों के बारे में पढ़ रहा था, इससे सोचा था एक पॉडकास्ट किया जाए। ओके। तो मैं आपसे कनेक्ट हुआ इसके रिगार्डिंग। और दोष मैं पढ़ रहा था, कई तरीके के दोष होते हैं कुंडलियों में। मांगलिक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया। लेकिन जब आपसे फ़ोन पे बात हुई मेरी तो आपने एक बहुत ही यूनिक दोष बताया मुझे। मतलब यूनिक तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन मेरे लिए अनसुना था वो। गुरु चंडाल दोष। यस। ये क्या होता है? देखिए, जो हमारी कुंडली होती है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ एक कुंडली बन के आ जाती है जिसमें हमारे 12 घर होते हैं जी। और वो पूरी लाइफ हमारी उस पे ही डिपेंड होती है कि हमारी लाइफ में क्या होना है, क्या नहीं होना, सब कुछ। ऐसे ही जब हम पैदा होते हैं तो कुछ दोष हमारी कुंडली में आ जाते हैं जो हमारे पिछले जन्म में किया होता है, कुछ हमसे अनजाने में भूल हुई होती है, तो वो दोष के रूप में हमारी कुंडली में आ जाते हैं। जी। तो ऐसे ही एक दोष था जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, जिसे हम गुरु चंडाल दोष बोलते हैं। तो ये दोष हमारी कुंडली में होता है जब हमारी जुपिटर, जो कि बृहस्पति गुरुदेव होते हैं, उनके साथ राहु या केतु बैठ जाते हैं, चाहे वो किसी भी हाउस में बैठे, तब ये दोष लगता है। तब ये दोष बन जाता है। ओके। तो जो हमारी कुंडली में जुपिटर होते हैं वो बृहस्पति गुरुदेव होते हैं। कहते हैं कि अगर गुरु की कृपा हो तो सारे काम सही हो जाते हैं, बट अगर ये दोष बन जाता है तो यहाँ पे गुरुदेव ही हमें रिजल्ट्स खराब देना शुरू कर देते हैं। ओके। हाँ, तो इससे क्या होता है कि इंसान की लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। जैसे? क्योंकि जैसे गुरु ही साथ नहीं देगा आपका, हाँ। तो फिर आप लाइफ में क्या करोगे? तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि जुपिटर का इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो दूसरों के लिए हमेशा करता है। अच्छा। यस। अगर आप कुछ अपने लिए करोगे, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में वो बिजनेस किया है, तो क्या होगा, जिसके साथ वो बिजनेस पार्टनरशिप में किया है उस व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है, बट अपने लिए लॉस में ही जाएगा। ओके। बट जो बृहस्पति गुरुदेव होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है कि जैसे कि 3 नंबर जुपिटर का नंबर होता है, ये टीचर बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, अपनी इस दोष को कम करने के लिए मैं इनको एक उपाय बताती हूँ कि टीचिंग लाइन में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना शुरू करें, तो ये दोष थोड़ा कम हो जाता है। पता कैसे चलेगा हमें कि हमें ये दोष है? मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिनकी मैंने कुंडली देखी थी, तो मैंने देखा उनकी कुंडली में ना 7th हाउस में उनके जुपिटर के साथ राहु बैठे थे, जो कि गुरु चंडाल दोष बना देते हैं। सीधा। ओके। क्योंकि 7वां घर आपके मैरिज का भी होता है और बिजनेस का भी होता है। ओके। उसमें गुरु चंडाल दोष बन गया। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि गुरु चंडाल दोष जो होता है ना, उसका क्या साइड इफेक्ट होता है, उसका ये होता है कि वो आपको कभी फायदा नहीं देगा। तो मैंने उनको बोला कि आपके जो कुंडली में गुरु चंडाल दोष बन रहा है तो आपको फायदा कैसे होगा, लेकिन आपके पार्टनर को जरूर फायदा होता होगा। तो उसने बोला कि हाँ जी, अब आपको उस हाउस की चीजें करनी पड़ेगी, रेमेडी करनी पड़ेगी। या तो आप जो बिजनेस कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ करो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। हाँ, क्योंकि वो लाइफ पार्टनर का हाउस है। अगर आप किसी और के साथ करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आपको जॉब नहीं करनी है, आपको बिजनेस ही करना है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर को उसमें करिए। वो इतना अच्छा बिजनेस करता है कि उससे अच्छा बिजनेसमैन कोई हो ही नहीं सकता। मतलब माइंड में सब कुछ सेटअप कर देगा। हाँ, और वो अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करेगा, वो बिजनेस पे ही करता रहेगा। हाँ, मतलब बिजनेस के पैसे से ही बिजनेस को आगे लेके जाएगा। उनका अपना नेम ब्रांड होता है, ऐसे जिनकी कुंडली के 7th हाउस में राहु होता है, तो उनका नेम ब्रांड होता है। लेकिन सूर्य आ जाए तो गुरु। अब सन की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो सन को कहते हैं कि
ये प्लैनेट बहुत अच्छा होता है, हमें सक्सेस दिलाता है, ठीक है, जो मान सम्मान हमें दिलाता है वो हमें सूर्य दिलाता है। बट अगर किसी के 7th हाउस में सूर्य आ जाए तो आप बिलीव नहीं करोगे, 15 साल तक उसकी जो मैरिड लाइफ होती है वो इतनी डिस्टर्ब रहती है कि वो इंसान सोचता है कि मैं आज सुसाइड कर लूँ या मैं चला जाऊँ, मैं मतलब क्या करूँ, डिप्रेशन में रहता हाँ है। डिप्रेशन में रहता है, और 15 साल ये लगातार चलता ही रहता है। ओह, हाँ, तो मतलब 7th हाउस में सन की एनर्जीज बहुत खराब होती है। जिनके भी 7th हाउस में सन होता है उनकी 15 साल मैरिड लाइफ खराब रहती है। मतलब राहु के साथ या वैसे भी? नो, अगर सिंगल सन भी उसमें बैठ गया है तब 7th भी? हाउस में, जैसे सन अगर 7th हाउस में है तो मैंने आपको बताया कि 15 साल तक उस व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है। बट अगर जब 16वां साल आता है ना तो क्या होता है, उसी की चलेगी घर में, 16वें साल में उसी की चलेगी, और फिर उसके आगे कोई नहीं बोल पाएगा, टिक नहीं पाएगा, मतलब मतलब 15 साल का स्ट्रगल तो लेना हाँ, पड़ेगा। तो आपकी आधी मैरिड लाइफ तो वो खाई गया है। तो इस स्ट्रगल से बचने के लिए कोई रेमेडीज? बिल्कुल, देखिए अपने ना फादर के डेली पैर छूना शुरू कर दीजिए, सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। अब सूर्य को जल देते वक्त मैंने देखा है कि लोग ना गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो कैसे करते हैं, कहीं मैं जाती हूँ तीर्थ स्थान पे तो मैं देखती हूँ कि लोग ना ऐसे करके जल दे रहे होते हैं सूर्य को, और ऐसे बोल रहे होते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तस्सः। आप क्या कर रहे हो, ऐसे कभी मंत्र चैंटिंग नहीं होती, ठीक है, इससे आपके कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप जब भी मंत्र चैंटिंग करते हो ना, मंत्र में बहुत ताकत होती है, लेकिन आपको उसको एक बहुत अच्छे से गाना है, ऐसे आपको मंत्र चैंटिंग नहीं अब करनी। आपने चैंटिंग का नाम ले ही दिया है तो एक बार प्लीज बता भी दीजिए दर्शकों को कि कैसे करना चाहिए, एक बिल्कुल। करेक्ट वे क्या होता है। ठीक है, तो आपको जब मंत्र चैंटिंग करनी है तो आपको ऐसे करना है, बैठ जाना है आपको, जी। आसन पे बैठना है, या आप जब सूरज को जल दे रहे हैं तो खड़े होके करना है, ठीक है। ठीक है। तो जैसे गायत्री मंत्र को आपको जी। करना है तो आपको करना है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे ही अगर आपने ओम नमः शिवाय मंत्र की चैंटिंग की है तो आपको ऐसे नहीं करनी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे नहीं करनी। ओके। आपको वो भी ऐसे ही करनी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे आपको मंत्र पूरा चैंटिंग करनी भाव है। से करना है, ये नहीं कि बिल्कुल। जल्दीबाजी में नहीं करना नहीं, है। बिल्कुल नहीं करनी। ओके। उसको ऐसा करने से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज वो वेस्ट है, आप वो भी मत करो। ओके। हाँ जी। अभी हम गुरु चंडाल दोष की बात कर रहे थे, ऐसे और कौन से दोष हैं जो हमारी लाइफ में मतलब कुंडली में अनकॉमन होते हैं लेकिन इफेक्ट बहुत डालते हैं? जैसे गुरु चंडाल तो इतना इफेक्ट डालता है, मैंने आज फर्स्ट टाइम ही जाना है, इसके अलावा और कौन से ऐसे दोष हैं? एक दोष बनता है जो कि मंगल से और राहु से बनता है, उसे हम बोलते हैं अंगारक दोष। अंगारक? हाँ जी। ओके। तो ये दोष मंगल खून का कारक है। अगर ऐसा दोष किसी व्यक्ति की कुंडली में कहीं पे भी बन गया कि मंगल के साथ राहु या केतु बैठ गए तो वहाँ पे अंगारक दोष बन गया। अब ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे तो वो कैसा होगा, उसमें बहुत गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आएगा, हर वक्त वो चिड़चिड़ा रहेगा, सामने वाले को, एक होता है ना कि ये इंसान तो मुंह फटे कुछ भी बोल देता है, तो वो ऐसे ही व्यक्ति मिलेगा। 12 घरों में से किसी भी घर में हो किसी सकता भी घर में वो बन जाए। ओके। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे जब वो कहीं जाएगा ना तो एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। ओह। हाँ, कोर्ट कचहरी के मामलों में ज़्यादा पड़ेगा। जो हमारे शनिदेव होते हैं और मंगल होते हैं, ये हमारे कोर्ट केस करा देते हैं। ओके। तो अब उनकी कुंडली में ही अंगारक दोष बन गया है तो कहीं तो उसका आएगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा संभल कर गाड़ी चलाइए, कोशिश कीजिए कि किसी से आप डिसरिस्पेक्ट ना करें, तरीके से उनसे बात करें और आलस को बिल्कुल त्याग दें, क्योंकि मंगल जो ग्रह होता है ना वो बहुत एक्टिव प्लैनेट होता है हमारा। ओके। हाँ, आप अगर आलस करोगे तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, तो आप उसको कहीं और जाके निकालोगे और वो वाला जो मैंने आपको दोष बताया वो एक्टिव हो जाएगा आपका। ओके। इसके लिए मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। जी। आपको क्या करना है, अपनी वेट जितना कोयला ले लो, ठीक है। हाँ, और उसको सैटरडे के दिन बहते हुए पानी में आप बहा दो। कितने सैटरडे करना है ये? आप इसको कम से कम 11 सैटरडे कीजिए। ओके। हाँ, तो इसका जो आपको जो दुष्ट प्रभाव मिलता है कुंडली में वो कम होना शुरू हो जाता है। मुझे छुएगा लेकिन इम्पैक्ट नहीं डालेगा हाँ, आपके देखो ऊपर। कोई भी चीज है वो बिल्कुल खत्म करने के लिए तो आपको उसको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा ना। डाले। जैसे कि हम कोई कुंडली दिखाने आता है, ठीक है, अभी हम उसे बोलते हैं 5th हाउस आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी रेमेडी करो। ठीक है, आप कोई इंसान मेरे पास आता है और बोलता है कि मैम हमें कुंडली दिखा दो और आप हमें बताओ कि हमें गाइड करो।
अब वो हमारे हाथ में, क्योंकि वो इंसान तो इतना परेशान है, करेक्ट, वो हमारे पास आया है एक ट्रस्ट के साथ कि ये इंसान मुझे अच्छे से गाइड करेगा। तो आधी अधूरी नॉलेज हमें किसी को नहीं देनी है। कोई प्लैनेट बुरा नहीं होता, कोई प्लैनेट अच्छा नहीं होता, सब हमारे माइंड का है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हो होगा। जाएगा। हर प्लैनेट की रेमेडी होती है, अपनी दशाओं में वो रिजल्ट देते हैं, उससे पहले वो रिजल्ट्स कभी नहीं देते। बिल्कुल। तो जब उनकी दशा आएगी तो हमें उसकी रेमेडी करनी है। 5वें हाउस में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको एक्टिव करना है। आपको क्या Okay. करना है, उससे रिलेटेड काम करना शुरू कर दो। जैसे 5th हाउस हमारी पढ़ाई का भी होता है, हमारे बच्चों का भी होता है, तो हम उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। हम अपने बच्चों पे ध्यान देना शुरू कर दें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूर चाहिए हमें। ओके, ठीक है, और हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए, जिससे वो एक्टिव रहे। हाँ। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि मेरे पास डेली हम 10 से 12 रीडिंग नॉर्मली कर लेते हैं। तो एक क्लाइंट मेरे पास आके बोलता है कि मैम इतना कुछ करता हूँ, पैसा नहीं जुड़ता, पैसा जुड़ता ही नहीं है। मतलब मैं कमाता हूँ लेकिन सारा पैसा तो मेरा टिकता नहीं है। तो हम उसका चार्ट देख के इजीली बता देते कि आपको कहाँ से पैसा जुड़ेगा, वो कौन सा घर है, आपको क्या करना है जिससे आपका पैसा जुड़ना शुरू हो जाए, मतलब कौन सा काम करना है, हाँ, उससे क्या पता करना चल है। जाए। हाँ, और रेमेडी भी अगर आप सुनोगे ना कि क्या करना है, तो जी। हाँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि तो बहुत नॉर्मल है। तो आप बता ही दीजिए फिर तो। हाँ, क्या रेमेडी है? जैसे कि अगर हमारे जैसे 12 घर होते हैं कुंडली में, हर घर फिक्स होता है, ठीक है। हमारी 12 राशियां होती है, 9 प्लैनेट्स होते हैं और 12 घर होते हैं। जी। अब घर तो हमारे फिक्स है, लेकिन घर के जो लॉर्ड होते हैं वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये घर है बट आप रह कहीं और रहे हो, आपने इसको रेंट पे दे दिया किसी को, तो सेम ऐसे ही। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जो मेरे पास एक केस स्टडी कल ही आया था, मैं उसके लिए बताती हूँ। उसकी मेष लग्न की कुंडली थी, 1st हाउस मतलब पहले नंबर से वो स्टार्ट थी, और जो मंगल थे वो 2nd हाउस में उनके बैठे थे। ओके। तो जो 1st हाउस का लॉर्ड था वो 2nd हाउस में बैठ गया। तो कि ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, आप थोड़ा अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, अपने ऊपर थोड़ा खर्चना शुरू कीजिए, आपका पैसा वहीं से आएगा। ओके। जो कंजूसी करोगे आप अपने ऊपर कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना, मैं उस पर करूंगा, तो इससे क्या होगा, आपका पैसा कहीं और लग जाएगा उतना ही। तो आपको अपने ऊपर पैसा खर्च करना है ताकि आपका पैसा जुड़ना शुरू हो जाए। वैसे ऐसा होता है कि मतलब जो इंसान जो कमा रहा है वो अपने ऊपर खर्च ना करे तो उसके जितने भी हाउसेस हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे। देखो, अगर आपकी कुंडली में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1st हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ गया है, तो इस 2nd हाउस किसका होता है, परिवार का होता है जी, पैसों का होता है, ठीक है। तो आपको पैसे किसके ऊपर खर्च करने पड़ेंगे, अपने ऊपर, क्योंकि 1st हाउस हमारा होता है। ओके। वो हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। ये सिंह लग्न की कुंडली है तो इसका 1st हाउस कौन सा होगा? सिंह लग्न की कुंडली है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाउस हमारे वही रहते हैं, जो राशियां होती है वो दूसरे घर में चली जाती है। ओके। जैसे आपने अपना घर खरीदा बट आपने उसको रेंट पे दे दिया, बट आप दूसरे घर में जाके शिफ्ट हो गए। ऐसे ही सपोज सिंह लग्न की कुंडली है और उसका जो लॉर्ड है वो 5th हाउस में बैठा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपका पैसा पढ़ाई करने से आएगा, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ओके। हाँ जी। तो कुंडली एक इतना बड़ा, एक तरह से एक ओशन की तरह है। जी जी। आप जितना उसमें घुसते जाओगे आपको उसकी गहराई नहीं माप सकते आप, बिल्कुल भी। ये तो दोषों की बात हो गई। अथवा योगों पे आ जाते हैं। एक राजयोग कुंडली में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा लोग चर्चित है आज के टाइम में। तो मेरे दिमाग में तो यह आता है जो राजयोग आ रहा है, तो क्या जिनकी कुंडली में होता है वो राजा की तरह जीते हैं अपनी लाइफ, क्या करते हैं वो? देखिए, ये मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि राजयोग मतलब नाम से ही आपको लग रहा है राजाओं की तरह। राजयोग मतलब आपको राजाओं की तरह जिंदगी जीनी है। पहली बात, राजाओं जैसी जिंदगी जीना भी कोई आसान नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि राजा को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को उन्हें देख के चलना पड़ता है और डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, प्लस उनमें पेशेंस भी होता है। ओके, ठीक है। तो ये जो गलतफहमी है कि राजयोग मतलब आपको राजाओं की तरह जिंदगी जीनी है, पैसा बैठे बैठाए आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाली पैसे से तो आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। सपोज आपकी कुंडली में मैंने उन्हें बताया कि अगर आप बहुत एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी एज हो चुकी है, पर उनको किसी बीमारी ने आज तक छुआ ही नहीं है, तो क्या ये किसी राजयोग से कम है? आप खुद बताइए। तो आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तो पैसा 2nd नंबर पे आता है। 1st नंबर पे शांति और हेल्थ। अगर आप किसी से एक गिलास पानी भी बार बार मांगोगे तो वो थोड़ी देर बाद आपसे परेशान हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है। तो हर कोई ये प्रे करता है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, फिर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है जी, क्योंकि सरवाइव हम नहीं कर सकते बिना पैसे के। तो राजयोग हमारी कुंडली में अगर मैं बताऊं तो 300 तरह के राजयोग होते हैं।
जिसमें से मैं आपको कुछ राजयोग का एग्जाम्पल दे सकती हूँ, क्योंकि 300 बताना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा जी। ठीक है। जो हमारी कुंडली का 1st, 4th, 7th और 10th हाउस होता है वो विष्णु का स्थान होता है। ओके। और कुंडली का 5th और 9th हाउस जो होता है वो लक्ष्मी जी का स्थान होता है। अब इनके लॉर्ड अगर हमारे 12 घर में कहीं पे भी बैठ जाते हैं तो विष्णु लक्ष्मी योग बन जाता है, तो वहां से ये राजयोग एक्टिव हो जाता है। विष्णु जी का साथ और लक्ष्मी जी का साथ हो तो आपको किस चीज की कमी हो सकती है? ठीक किसी भी चीज की। अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस में राजयोग बन रहा है तो आपको क्या होगा? आप खुद बताइए। 4th हाउस हमारी मदर का होता है, प्लस हमारी लग्जरी का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में आप देखेंगे कि उनके पास पैसा होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा जब उसकी महादशा आएगी तब होगा। अच्छा, इसकी महादशा होती है? महादशा। लेकिन हो सकता है कि वो महादशा आपकी जब आप 15 से 16 साल के थे तब आके चली गई, तो आप बताइए उस टाइम आप इतने कैपेबल होते हो कि आप कोई डिसीजन ले सको? बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पे वो राजयोग क्रॉस हो गया, खराब हो गया। अगर वही राजयोग आपकी महादशा आ रही है 70 से 80 साल की उम्र में, तब भी कोई फायदा नहीं है आप तभी भी कुछ नहीं कर सकते, तभी भी वो खराब हो गया। अगर आपकी ठीक टाइम पीरियड में आप अपनी कुंडली किसी को दिखाते हैं और आपकी किस्मत से वो राजयोग एक्टिव होने ही वाला होता है, आपकी जिस एज में आप कोई काम करना शुरू करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपकी कुंडली के 4th हाउस में ये राजयोग बन रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कीजिए। और अगर प्रॉपर्टी मदर के नाम से लेते हैं तो सोने पे सुहागा है, वो प्रॉपर्टी ही आपको राजयोग वाली 4th हाउस मदर का है। तो ये राजयोग जो आता है, जो आप बता रहे हैं, ये एक कुंडली में मतलब एक जीवन काल में एक बार ही आता है एक जने की लाइफ में? नहीं, मल्टीपल्स हो सकते हैं। अच्छा। जैसे 4th हाउस का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अगर मैं नहीं, 4th हाउस में जैसे अभी आपने कहा कि किसी की एज चलो 16-17 साल थी या 80 से 90 साल थी, तो उस टाइम पे आया। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि 16-17 पे भी आ गया, फिर 35 से 36 पे भी आ सकता है या आ सकता है 4th हाउस में? वो तब पता चलेगा जब आपकी महादशा आएगी। बिल्कुल आ सकता है, आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। जैसे कि जुपिटर और आपकी 8th हाउस को, हमारी कुंडली में जो 6th हाउस होता है, 8th हाउस होता है और 12th हाउस होता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ठीक है, ठीक है। रोग रिपु ऋण का होता है 6ठा हाउस, और हमारी मृत्यु का होता है 8वां हाउस, और हमारे खर्चों का 12वां हाउस होता है। हम उसे बेडरूम का भी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों का होता है। लेकिन हमारी कुंडली के 12 घरों में 3 घर ऐसे होते हैं जिनके नाम से लोग डरते हैं। बट अगर 1% इसी कुंडली के 8वें घर में राजयोग बन गया, तो मैंने आपको समझाया था कि राजयोग कैसे बनता है। जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी स्थान के लॉर्ड इस घर में बैठ गए तो इन्होंने इस घर को भी राजयोग बना दिया, मृत्यु को राजयोग बना दिया। मृत्यु, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये राजयोग इस कुंडली में बन गया, ठीक है, जुपिटर और मंगल के साथ बन गया। हाँ। जब जुपिटर और मंगल की दशा आएगी तो हम उस व्यक्ति को बोलेंगे कि सबसे पहले तो आप इससे रिलेटेड काम करो, तब आपको ये राजयोग मिलेगा। ओके। अगर आपका राजयोग बन गया, सपोज आप मेरे पास कुंडली लेके आए हो, आप कह रहे हो मैम देखो मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरी कुंडली में आप प्लीज चेक करो क्या है, 8th हाउस में आपका राजयोग बन रहा है, तो मैं बोलूंगी आपको जॉब नहीं, आपको तो ज्योतिष करनी चाहिए ना। अगर आप चाहते हो ना कि आप इस जिंदगी में पैसे वाले बन जाओ, आपका नेम फेम हो, तो 8th हाउस से रिलेटेड काम करो, क्योंकि राजयोग आपका 8th हाउस में बन रहा है। तो जॉब छोड़ के अगर आप जाओगे ज्योतिष सीखने या इंजीनियरिंग करने तो डेफिनेटली आपको वो राजयोग मिलेगा। ओके। तो हमने क्या किया, उस इंसान को रास्ता दिखा दिया कि आप इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाओ। अब जैसे कि आपने मुझसे पूछा था कि 8th हाउस क्या मृत्यु क्या होता है, 8th हाउस खाली मृत्यु का नहीं होता, वो हिडन चीजों का भी होता है। ओके। अचानक से आपको कहाँ से धन मिलेगा, हो सकता है ससुराल से मिल जाए, तो वो भी आपका 8th हाउस है। ठीक है। कोई रिसर्च का काम आप करते हो, वो भी आपका 8th हाउस ही है। ऐसे अगर आपका 12th हाउस है, वो आपका विदेश का है, मतलब कितने ट्रैवल्स रहेंगे आपके, कितने ट्रैवल्स रहेंगे, कहाँ आप शिफ्ट हो जाओगे, क्या आप विदेश में जॉब करोगे, आप इंडिया में करोगे, आपके बेडरूम का, आपकी मेडिकल का, सब चीजों का वही है। ओके। 6th हाउस आपके जॉब का भी है, आपके कर्जों का भी है, मैंने बताया रोग रिपु ऋण, जी, रोग का भी वही हाउस है। कितनी बीमारियां आएंगी आपकी लाइफ में। बट वो हम देखते हैं कि राजयोग किस तरीके का बन रहा है। Okay. तो ये आप जब कुंडली दिखाते हैं तभी आपको समझ आता है कि क्या चीजें हैं, कब वो एक्टिव हो रही हैं, कब हमें उससे रिलेटेड कोई काम करना है। तो हर इंसान को अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि आपको एक रास्ता मिल जाता है उससे। कि कई बार आप
राजयोग तो एक्टिविटी गलत दिशा में ही काम कर रहे हो तो आपको कुछ मिलेगा ही कुछ नहीं। नहीं मिलेगा। फिर एक एज आएगी, आपको लगेगा कि काश मैं ये कर लेता, लेकिन वो तो जा चुका है, वो टाइम पीरियड वो दशा ही चली गई आपकी, बिल्कुल। तो फिर आप क्या करोगे? अगर जिनकी कुंडली में राजयोग नहीं बन रहा है वो क्या करें? देखिए, अगर वो राजयोग नहीं बन रहा है तो वो राजयोग खुद से बना सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, आप अपने प्लैनेट्स को अच्छा करो। फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 10th हाउस को आप अच्छा कर लो, 5th हाउस को अच्छा कर लो, 9th हाउस को अच्छा कर लो, आपका लक्ष्मी विष्णु योग बन जाएगा। फर्स्ट हाउस अपने आप पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे तो जिंदगी में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। 4th हाउस आप अपनी मदर पे ध्यान दो, ठीक है, मम्मी है आपकी। और अपने आप जैसे कि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, उस पे ध्यान दो, ठीक है। 7th हाउस अपने पार्टनर पे आप ध्यान दो। जी। आप अपने पार्टनर पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेगा। 10th हाउस आप अपने जो भी आप काम कर रहे हो उस पे ध्यान दो। 9th अपने भाग्य का होता है। जितना पितरों के लिए आप दान करोगे, जितना आप बड़ों से अच्छे से रिस्पेक्ट करोगे, जितना भगवान की भक्ति करोगे, उतना आपका 9th हाउस एक्टिव हो जाएगा। ओके। 5th हाउस है, आप पढ़ाई करिए। जैसे हम राजयोग की बात कर रहे हैं मैम, 2025 चल रहा है, तो राजयोग से लोगों के माइंड में तो एक एक चीज़ क्लिक होती है ज़्यादातर, पैसा, कि पैसा होगा। तो एक तो मंगल का साल भी है, तो इसमें पैसा आएगा लोगों के पास? क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी चल रही हैं कि मंगल आपको कष्ट भी दे सकता है, कुछ राशियों के लिए अच्छा है, कुछ के लिए नहीं है। तो इसके लिए आपका क्या कहना है कि अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, या जिनके पास पैसा नहीं आ रहा उनको क्या करना चाहिए जिससे उनके पास पैसा आए? देखिए, जो लोग ये सोच लेंगे कि हमारे साल अच्छा जाएगा तो डेफिनेटली उनके लिए साल बहुत अच्छा जाएगा। जो लोग सोचेंगे, पहले से ही माइंड में वो मैनिफेस्ट करेंगे कि नहीं ये साल तो शायद ऐसा जाएगा, मंगल है, गुस्से वाला प्लैनेट है, ये कर देगा, तो उनके लिए वो नहीं जाएगा। तो आपको पहले तो अपना माइंड क्लियर रखना है कि कोई भी साल बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ, जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपना रिजल्ट ज़रूर देते हैं थोड़ा बहुत, बट हमें उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ढलना पड़ता है। जैसे कि 2024 था, वो शनि का साल था। आप देखेंगे इस साल जिन लोगों ने मेहनत की थी उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। और ऐसे ही अगर मंगल का साल है, इस साल अगर आप मेहनत करोगे, 2024 में जिन्होंने मेहनत की होगी ना, वो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट उनको 2025 में मिलेगा। ओके। मंगल और शनि आपस में दोस्त है, वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आप देखेंगे जिन्होंने प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया होगा ना 2024 में, तो वो 2025 में देखेंगे प्रॉपर्टी के रेट इतने हाई जाएंगे कि उन्हें अच्छा लगेगा कि मैंने एक अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है। गोल्ड के रेट आपको पता ही है, बिल्कुल आसमानी छू रहे हैं। हाँ। और लव मैरिज लोगों की बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आप देखोगे कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी बहुत ज्यादा होने को मिलेंगे। ओके। तो इसलिए बोलते हैं कि ये साल मंगल का है, हर किसी में उसका असर जरूर आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक ही सारे नंबर होते हैं जी। 9 नंबर, मतलब सब में इसकी थोड़ी थोड़ी पावर आपको पावर दिखेगी। तो हम बोलेंगे कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, क्योंकि रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उन्हीं में इश्यूज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जिम ज्वाइन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वॉक करनी है, और बिल्कुल आलस नहीं करना। अभी मंगल का साल है, मंगल कैसा है, बहुत एनर्जी वाला प्लैनेट है। मंगल पैसा देगा? पैसा मंगल तो देगा, बहुत छप्पर फाड़ के पैसा देगा, क्योंकि मंगल और शनि ये पैसा बहुत देते हैं। ये अच्छा। प्लैनेट हाँ बहुत देते हैं। मंगल अगर आप बात करो, प्रॉपर्टी का भी कारक होता है, जैसे मैंने बताया। प्रॉपर्टी बनवा देगा? प्रॉपर्टी, घर बहुत बनेंगे इस साल लोगों के। आप देखना, जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि हमारा घर नहीं बन रहा, तो 2025 में उनका घर जरूर बनेगा। जो प्लान कर रहे हैं बहुत टाइम से हमारा घर नहीं बन रहा, तो आप देखना बहुत ज्यादा लोगों के इस साल बनने वाला है। इस साल बनने वाले हैं। और इस साल मांगलिक कार्य भी आपको बहुत सारे होते दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल का साल जब आता है तो वो मांगलिक कार्य जरूर करवाता है। ओके। पैसे को और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं मंगल के साल में? देखिए, जो ये हनुमान जी का साल है, मैं आपको एक हनुमान जी की ही रेमेडी बताऊंगी बहुत अच्छी, जो लोगों को करनी है। ठीक है, हनुमान जी और श्री राम से रिलेटेड है। आपको मंगलवार के दिन 22 पत्ते पीपल के ले लेने हैं और उसको गंगा जल से धो लेना है। फिर उसको आपको क्या करना है, जो रेड कलर की रोली आती है ना, उससे आपको जय श्री राम लिखना है, या सिर्फ आप राम भी लिख सकते हो। 22 पत्तों पे आपका जो फेस होता है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। वहां पे खड़े होके, बैठ के, जैसे भी आप चाहें लिखिए, और फिर हनुमान मंदिर में चले जाइए और हनुमान जी के सर पे वो रख के आ जाइए, हाथ जोड़कर, ऐसे झोली फैलाकर। आपको जो भी पैसे से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है वो शेयर करनी है, वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप देखो इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये रेमेडी इतनी अच्छी है।
और कोई रेमेडी? और जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं तो मैं उनको बोलूँगी कि नॉर्थ ईस्ट में संजीवनी बूटी लेते हुए हनुमान जी की पिक्चर आप निकलवा लें और उसे लगा दीजिए। बस आप देखो कि हेल्थ इश्यूज ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ आपको भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का जाप जरूर करना है। जाप नहीं कर सकते तो आपके घर में अलेक्सा तो होगा सबके घर में, तो उसको चला के छोड़ दीजिए सुबह शाम, ठीक है। और नॉर्थ डायरेक्शन में आपको भगवान धन्वंतरी की फोटो को भी लगा देना है। ओके। ऐसा करने से हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, एक तो पढ़ने वाले रूम में उनका जो मेन एंट्रेंस होता है ना दरवाजा, उस पर मोरपंख लगा दीजिए। और तुलसी जी होती हैं, तुलसी जी को उनके खाने में यूज करना शुरू कर दीजिए। ओके। जब खाना देते हैं तो खाने को ब्लेस्ड करके दीजिए अपने बच्चे को, अच्छी इंटेंशन से हाँ दीजिए। अच्छी इंटेंशन से। जो भी आप चाहते हैं खाना बनाते बनाते जी। उसको माइंड में लाइए। और एक होता है मैनिफेस्टेशन, आपने सुना जी होगा। जी। जब भी जितनी भी हमारी घर में लेडीज हैं, मैं सबको ये बोलती हूँ कि जब वो खाना बनाती है ना तो उस खाने को ब्लेस्ड करके सबको दे। वो खाना प्रसाद बन जाता है। जब भी वो खाना नहीं रहता, फिर आपने उस खाने को अपना प्यार दिया, उसमें आपने डाला कि मेरा बच्चा एक बहुत अच्छा है, संस्कारों वाला है, आपके पति की हेल्थ अच्छी है, आपके सास ससुर अच्छे हैं, आपने उस खाने को ब्लेस्ड किया, फिर आपने उस खाने को सबको दिया, तो वो प्रसाद हो गया। वो खाना नहीं है, वो प्रसाद है। हर चीज सही पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगी। ओके। अगर किसी को लगता है कि उसको नजर बहुत लगती है तो वो क्या करे? नज़र के लिए मैं आपको आज एक उपाय बताती हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन होली का थोड़ा वेट करना है। होली से पहले भी बताऊंगी, बट ये जो रेमेडी है ये 101% वर्क करती है। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये दी है। आपको क्या करना है, होली दहन होता है ना, उसकी थोड़ी सी राख ले लो, अपने घर पे लेके आ जाओ और उसको एक ताबीज़ में भर के अपने बच्चे को काले डोरे के अंदर पहना दो। कैसी भी नज़र हो, बड़ों को भी पहनाइए, बच्चों को भी पहनाइए, किसी को भी पहनाइए, कैसी भी नज़र हो। इवन नेगेटिव एनर्जीज कहते हैं कि आजकल आपने भूत प्रेत बहुत सुना होगा कि उसने उस पर कुछ करवा दिया है। अगर आपने ये पहना दिया ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा उसका। तो ये हर होली पे चेंज करना है? हर होली पे आप चेंज कीजिए उसे। ओके। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। बच्चों को स्पेशली मैं कहती हूँ इसे जरूर रखिए। उस राख को जब लगता है आपको बच्चा रात को डर रहा है, पहली बात तो आपने पहना दिया तो वहीं पे वो असर करने लग जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको लगता है बच्चा बहुत जिद्दी हो रहा है, उस राख को थोड़ा सा तिलक लगा दीजिए उसके और सर पे हाथ फेरिए डेली जब आपको लगे। डेली कर सकते हो डेली करो, लेकिन डेली नहीं कर सकते, सब वर्किंग लोग हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। मतलब वहां से राख ले आए कि जब भी आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको टीका लगा दिया। बिल्कुल, इतनी सी राख ले लीजिए, उसको रख लीजिए, पूरा साल चलेगी आप। ये तो होली तक की बात है, लेकिन बहुत नॉर्मल उपाय अगर मैं जानना चाहूँ घर में क्या कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले जो मैं अपने घर में करती हूँ, हर किसी को अपने घर को क्लींस जरूर करना चाहिए। आपके घर में लोग आते हैं, पता नहीं उनमें कैसी एनर्जीज हैं, अपने साथ कैसी एनर्जीज लेके आते हैं, फिर वो आपके घर में ट्रांसफर हो रही है। करेक्ट। कोशिश कीजिए किसी से हाथ ना मिलाएं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि आप हाथ मिलाते हो। हर किसी की एनर्जीज होती है हाथों में, दूर से हमारे जहाँ हिंदू धर्म में नमस्ते ही क्यों करते हैं लोग, इसीलिए करते हैं। हाथ मिलाने से आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो सकती हैं, तो इसलिए हमेशा हाथ मिलाने की जगह आप नमस्ते कीजिए। जबकि आजकल के कल्चर में सबसे पहले हाथ ही मिलाया जाता है। झुक के नमस्ते कीजिए, वो सबसे बेस्ट हो। अनमोल जी, मैं अब आपको बताऊंगी कि आपको घर का ऑरा कैसे क्लींस करना है। ओके। हाँ, वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने घर में सुबह शाम करती हूँ। ओके। तो आपको क्या करना है, जब आप पूजा के लिए जाएंगे आपको गंगा जल लेना है, धूनी लेनी है, और आपको कुछ मंत्र मैं बताऊंगी। ठीक है, वो लेने हैं। और आपको मैं ये बताऊंगी कि मंगल का साल है तो आपको हनुमान चालीसा या राम रक्षा स्तोत्रम को भी इसमें यूज करना है। सबसे पहले आपने पूजा की, अपने पूरे घर में आपने गंगा जल का छिड़काव किया। उसके बाद आपने एक उपला आता है जी, हाँ, वो लेना है। उस पे 2 कपूर, 2 लौंग और थोड़ा सा गाय का देसी घी उस पे डालना है और पूरे घर में उसकी धूनी देनी है। ठीक है। अब धूनी देने से क्या होगा, सपोज आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज है तो वो धुआं उसे खींच के लेके आएगा बाहर। और अगर कोई कबर्ड के अंदर है, जैसे धुआं हर जगह नहीं जाता, कोने कोने में धुआं चला गया, बट हमारे कबर्ड हो गए, वॉशरूम्स हो गए, इन जगह पे हम नहीं उसको खींच के ला सकते, तो हमें साउंड का यूज करना है, भजन का यूज करना है। ओके। हम राम रक्षा स्तोत्रम चलाएंगे, बहुत ही पावरफुल माना जाता है, या फिर हम हनुमान चालीसा चलाएंगे, वो उस कोने से भी उसको खींच के लाएगा।
और कोई नेगेटिव चीज़ होगी वो घर के बाहर चली जाएगी। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए अपने घर में। मैं सुबह शाम डेली करती हूँ। ओके। कोशिश कीजिए कि अपने घर में खुशबू रखें। किस चीज की खुशबू सबसे ज्यादा? आप कोई भी आजकल एसेंशियल ऑयल्स आ रखे हैं, आप उसे जलाइए जो घर आपको पसंद हो अपने घर हाँ, में, लेकिन महकना चाहिए घर, महकना चाहिए आपका घर, कि कोई आपके घर में आए तो देखे कि वाह यहाँ पे कितना अच्छा फील हो रहा है। स्मेल आ रही है कितनी आप अच्छी। जाते होगे घर में किसी के, आप देखते होगे फ्रेगनेंस अलग ही आ हाँ रही है। अलग, हर किसी के घर की एनर्जीज अलग बिल्कुल होती है। बिल्कुल। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको जो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लोग डिस्टर्ब रहते हैं, उन्हें जी। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो सब दूर हो जाएंगे, Okay. नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएंगी। ओके। हर सैटरडे और हर ट्यूसडे को आपको अपने घर में 5 हरी मिर्च और 1 नींबू काले धागे में पिरोकर अपने मेन एंट्रेंस पे लगा देने हैं। ओके। और उसको चेंज करते रहना है। मतलब आपने ट्यूसडे को लगाया तो सैटरडे को चेंज करके फिर से लगा फिर दिया, ट्यूसडे चेंज कर दिया, फिर सैटरडे से फिर ट्यूसडे चेंज कर उसको दिया, चेंज करिए। किसी की नजर लगेगी, वो नजर नहीं लग पाएगी। उसको फेंक दे, फिर उसको फेंक दो आप। Okay. हाँ, मिट्टी में फेंक दो, कहीं पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, तो आपके घर को नजर से बचाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। घर में नेगेटिव एनर्जीज ना आए, जैसा अभी आपने बताया, इसके लिए ये तो हम करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं जो सटीक और थोड़े से इजी उपाय हो? आपको एक फिटकरी का छोटा टुकड़ा लेना है, और जब आप घर के अंदर घुसते हैं एंट्रेंस पे, तो जो घर के आगे मैट बिछा होता है उसके नीचे आप उस फिटकरी के टुकड़े को रख दीजिए। ओके। और आधा ग्लास, ग्रीन कलर का ग्लास लेना है, उसमें आधा उसको पानी से फिल कर लीजिए और उसको लेफ्ट साइड रखना है आपको। जब आप एंट्री करते हैं आपकी वो वाली लेफ्ट साइड होनी चाहिए। ओके। और उसको डेली चेंज करना है। जैसे आज रखा है तो कल आपको उसको चेंज करना है। उसको पेड़ पौधों में डाल दीजिए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंट्री नहीं कर सकती, वहीं रुक जाएगी, वहीं रुक जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी कर सकता है ये तो। बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो कोई भी कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है और ऐसा हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई आपकी कॉस्ट भी नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ना मैं एक चीज और बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अखंड लक्ष्मी रहे, लक्ष्मी आपके घर से जाए ही ना, तो इसके लिए आपको 7 सोमवार में एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएगी और वो कहीं नहीं जाने वाली। ओके। आपको क्या करना है, शिव भगवान की पूजा करनी है। आपको 1 किलो चावल लेने हैं और शिव मंदिर में मंडे के दिन चले जाना है। मंडे से स्टार्ट करना है और 7 दिन इसको लगातार करना है आपको। ओके। हाँ जी, 1 किलो चावल लेके चले जाइए और विधि विधान से, जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं कि हमने रुद्राभिषेक किया, हमने पूजा की, उसके बाद हमने 1 मुट्ठी चावल उसमें से निकाले और शिवलिंग पर रख दिए। ओके। बाकी के जो चावल थे ना, वो हमने किसी जरूरतमंद को दे दिए। जब उसके घर में वो चावल बनेंगे, वो खाएगा, उसका पेट भरेगा, तो लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी, आपको आशीर्वाद देंगे और आपके घर में वो ठहर जाएंगे। तो इस उपाय को आप 7 दिन लगातार कर लीजिए। 8वें दिन लक्ष्मी आपके घर में होगी, कभी नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएगी। और कभी भी ऐसा फील होता है कि कुछ कम हो रहा है तो दोबारा कर सकते हैं उसको दोबारा कंटिन्यू कर दीजिए। ये उपाय बहुत अच्छा है, मैंने बहुत बार किया है। जैसे अभी आपने दान का वो बताया कि हमने गरीब को दान कर दिया, ऐसे हम, जैसे ये तो चावल दान करें, ऐसे और क्या चीज दान करके लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए, आज मैं आपको दान की बात बताती हूँ। जो सबसे बड़ा दान होता है वो तो गुप्त दान होता है जी। ठीक है, आपने कभी भी किसी को दान किया, उसको बिल्कुल दिखा के मत कीजिए। आजकल मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स डाल रहे हैं, करेक्ट, दान कर रहे हैं, ठीक है, अपने साथ फोटो क्लिक करा रहे हैं, तो इससे आपका दान नहीं लगेगा, वो दान वहीं पे खत्म हो जाएगा। आप कहीं पे भी पढ़िए, शास्त्रों में लिखा हुआ है साफ कि सबसे बड़ा दान गुप्त दान होता है या कन्या दान होता है। तो हमें जब भी कभी दान करना है तो हमें गुप्त दान करना है, किसी को नहीं बताना, चाहे आप करोड़ों दान कर रहे हो, बिल्कुल, ये दान में नहीं आता। ये तो एक तरह का रिचुअल मैंने आपको बताया कि आपको अखंड लक्ष्मी जी को कैसे अपने घर में रखना है। बिल्कुल, ढिंडोरा मत पीटो। हाँ, किसी चीज बिल्कुल किसी चीज का ढिंडोरा मत पीटो, और फिर आप उसके रिजल्ट देखो कि कितना आपको दुगना नहीं तिगुना मिलेगा। ओके। हाँ, जितना दान करोगे उसका आपको 3 गुना होके मिलेगा वो दान। आज मैं आपको दान की एक बात और बताती हूँ। लोग क्या करते हैं, जब उनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है और स्पेशली बच्चों का बर्थडे, क्योंकि मेरे जब बच्चों का बर्थडे होता है तो मैं करती हूँ, तो लोग क्या करते हैं कि दिखा दिखा के लोगों को, बहुत ऐसे लोगों को दान करते हैं जिनको ऑलरेडी उनके पास बहुत कुछ है। आज मैं आपको दान बताती हूँ कि जब आपके बच्चों का बर्थडे होता है तो आपको क्या दान करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है और आपकी 400-500 रुपए की कॉस्ट आनी है। आपको 1 लीटर आपको दूध लेना है, 1 किलो आपको आटा लेना है, 2 रोटी लेनी है, 1 किलो जौ या बाजरा ले लेना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपने बच्चों को उन पे हाथ लगवाना है जिस दिन उनका बर्थडे हो जी। जो 1 लीटर आपने दूध लिया था उसे कुत्तों को पिलाइए, जौ या बाजरा लिया था उसे पक्षियों को खिलाइए,
जो आपने आटा लिया था उसकी गोली बनाकर मछलियों को खिलाइए। जी। जो आपने 2 रोटी ली थी उसे गौ माता को खिलाइए। कहते हैं कि गौ माता में सारे देवी देवताओं का वास होता है। बिल्कुल। तो आपने सारे देवी देवताओं को उसका भोजन करा दिया। शक्कर जो ली थी उसे पीपल के पेड़ के नीचे जाके चींटियों को खिला दीजिए। अब आप देखो, आपने 400-500 रुपए की कॉस्ट में कितनी आत्माओं का पेट भर दिया। बिल्कुल। आपको लाखों यज्ञ के बराबर फल जो मिलता है वो फल मिलेगा। और जिनके लिए करने वाला कोई नहीं है और जी। उन्हें हम दे देंगे तो उससे बेटर सुख तो कहीं से मिल नहीं सकता। बिल्कुल, आपके बच्चों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपके पितृ खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। आपको पितृ का आशीर्वाद मिलेगा, आपके देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। अगर दान की बात चली रही है, ये तो हमने बर्थडे पे बताया, और किसी की बरसी हो तो उस पे क्या दान करना चाहिए? सेम, अगर किसी की बरसी है, आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि हम पितृपक्ष देखते जी। हैं, जब हम दान करते हैं तो हमें जो भी आपको दान करना है, जितनी आपकी आस्था है, किसी की होती है कि आप 2000 का कर रहे हैं, किसी की आस्था होती है 500 का, आप दान कीजिए, लेकिन उसको पिक्चर्स के रूप में मत कीजिए। मैंने आपको बताया, गौ माता को चारा जरूर खिलाइए। जब भी किसी का पितृपक्ष आता है ना, तो मैं कहती हूँ गौ को चारा जरूर डलवाइए। ओके। हाँ, पक्षियों को जरूर खिलाइए। जो ये दान मैंने बताया ये भी उसी में आ जाता है। बिल्कुल। इससे आपके पितृ खुश हो जाएंगे। ये तो बात रही जो आपने बताई कि दान इन चीज़ों का करना चाहिए। दूसरा पहलू उसको देखेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ें जो दान में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, जिससे लक्ष्मी रूठ सकती हैं या घर में अशांति आ सकती है या हमारे लिए विपरीत समय स्टार्ट हो सकता है? अपने घर में कभी भी, एक तो पैसों का दान किसी को मत कीजिए। लोग क्या करते हैं, पैसे बांटते हैं, उनको ज़रूरतों का सामान दे दीजिए उस पैसे से खरीद के, पर अपने घर की लक्ष्मी कभी किसी को मत दीजिए। और अगर मंगलवार को आपने दे दी तो बहुत गलत है, आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। तो आपको पैसों का दान बिल्कुल नहीं करना है, उनको ज़रूरत की चीज़ें दान कीजिए। नमक का दान कभी नहीं करना चाहिए। और अगर आपके घर में गुल्लक, कहते हैं ना लोग, गिफ्ट कर देते हैं, कभी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, वो भी तो आपके पैसे हैं। किसी को लॉकर गिफ्ट मत कीजिए। ओह, हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके। लेकिन गुल्लक से एक चीज़ और आ रही है मेरे माइंड में भी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा। एक क्वेश्चन एकदम से क्लिक हो रहा है। मिट्टी की गुल्लक बहुत सारे घरों में होती है, तो लोग जब वो भर जाती है तो लोग तोड़ देते हैं उन्हें, लेकिन एक तरफ माना तोड़ना अशुभ गुण माना जाता है, और जो पैसे टूट के निकले हैं वो कहीं ना कहीं गलत वे में चले जाते हैं। उसमें क्या करें? देखिए, कोशिश कीजिए पहले तो कि आप ऐसी गुल्लक ना खरीदें जो टूट के पैसा दे रही है आपको, तोड़ के। ठीक है, कोशिश कीजिए लॉक वाली गुल्लक ले। अगर आपके पास गुल्लक मिट्टी की है तो उसे इतना ही तोड़िए जिसमें से आराम से आप एक एक नोट को बहुत प्यार से निकाल सके। एकदम से मत तोड़िए। एकदम से ऐसे मत तोड़िए, उसको ऐसे निकालिए बहुत प्यार से, जैसे प्यार से रखा है वैसे प्यार से निकालिए। लक्ष्मी चंचल होती है, वो कभी एक जगह नहीं टिकती, तो उन्हें रोकना पड़ता है। बिल्कुल। वो कहीं भी चली जाती है, तो उनको जितनी आप रिस्पेक्ट दोगे वो उतना आपके पास रहेंगी। अभी हमने इतने सारे टॉपिक से बात करी, दान भी हो गया, दोष भी हो गए, राजयोग भी हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग आपके पास आते भी हैं, अपनी कुंडली भी दिखाते हैं, लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए, बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ पे लेडीज़ पैसे खर्च नहीं कर पाती हैं कि किसी एस्ट्रोलॉजर से बात पूछ सकें कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उनकी लाइफ अलग ही चल रही है, हस्बैंड कमा रहा है लेकिन घर में पैसे भी नहीं दे रहा है बिल्कुल, और वो परेशानी बहुत रहती है। तो उनके लिए क्या रेमेडीज़ हैं? देखिए, पहली बात तो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, मैं इसके लिए हमेशा रेमेडी ऐसी देती हूँ कि कंट्रोल में होने चाहिए आपके हस्बैंड आपके। अच्छा। क्योंकि हस्बैंड वाइफ में अगर बन रही है ना, तो वो लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से इजीली निपट सकते हैं। आपका रिलेशन अच्छा है तो आपके बच्चों पे भी उसका असर जाता है, पूरी फैमिली पे उसका असर जाता है। तो हस्बैंड वाइफ के लिए एक रेमेडी बहुत अच्छी है जो वो लेडीज कर सकती है जिनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई स्पेल्स नहीं करा सकती, कोई रीडिंग नहीं करा सकती, तो वो अब ये करना शुरू कर दीजिए। 3 छोटी इलायची लीजिए, उस पर थोड़ा सा अपना स्वेट लगा लीजिए। ठीक है। डीएनए से जो रेमेडी होती है ना, वो एक तरह का वशीकरण है, आपके वश में हो जाएंगे आपके पति। तो आपको क्या करना, उस पर स्वेट लगा लिया, उसको पीस लो बारीक, ठीक है, चाय पत्ते में मिला दो, या फिर उसको पीस के किसी डब्बी में थोड़ा सा रख लो, आप मसाले में भी मिला सकते हो। अब जो सुबह की पहली चाय होगी ना, वो उसमें थोड़ा सा मिलाकर अपने पति को पिलाना शुरू कर दो। आपके पति आपके इतने कंट्रोल में हो जाएंगे ना कि वो आगे पीछे सिर्फ आप ही को देखेंगे। वशीकरण है ये एक तरह से वशीकरण इनडायरेक्टली। हाँ, लेकिन ये मैंने पॉजिटिव वे में आपको बताया। कोई अगर इसको नेगेटिव यूज करेगा तो ये बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। और अगर कहानी उल्टे हो कि वाइफ नहीं सुनती हो, हस्बैंड मनाना चाहता हो, तो वो भी कर सकते हैं ये, हस्बैंड उसको कंट्रोल कर ले इसी चीज से। बिल्कुल। ओके, इससे बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, हस्बैंड वाइफ में दूरियां हैं, वो उधर बच्चों ने के बाद मैंने अक्सर देखा है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम बिल्कुल नहीं दे पाते। ठीक है, बच्चों में उलझते हैं और कोई कहीं रहता है, कोई कहीं। हस्बैंड वाइफ में दूरियों को दूर करने के लिए मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। सौंफ लेनी है लाल कपड़े में,
कपड़ा बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, यूज्ड कपड़ा नहीं होना चाहिए। उसमें आपने थोड़ी सी हरी सौंफ डाली जो ठीक प्लेन है। होती है, और उसको बेड के नीचे पोटली बना के रख दो, और सोने से पहले अपने बेड पे गुलाब जल डालना शुरू कर दो। आप देखो कैसे आप दोनों में दूरियां दूर हो जाएंगी। और किसी के बेड के नीचे जगह ना हो, वो क्या करे? बेड के पीछे होगी, बेड के आसपास ही करना है ये काम आपको। ओके, अगर नहीं है तो गद्दे के नीचे रख दो, गद्दे के सबसे नीचे बेस्ट है। सबसे बेस्ट ये है, तो आप उसके नीचे कर दो। आप Okay. दोनों के रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी इस बिल्कुल। रेमेडी को करने से। अगर हस्बैंड वाइफ में दोनों में से किसी में से एक को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है और दोनों में से किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो दूसरा गुस्सा कम कैसे करा सकते हैं? गुस्सा कम करने के लिए मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ कि जब हस्बैंड को बहुत गुस्सा है ना, तो आपको क्या करना है, आपको एक फ़ोटो लेनी है, उस पर थोड़ा सा हस्बैंड कर सकता है इसको, और वाइफ भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है हस्बैंड वाइफ के केस में। एक फ़ोटो लीजिए, उस पर सपोज वाइफ कर रही है, मैं लेडीज़ के फेवर में थोड़ा ज़्यादा रहती हूँ तो उनके लिए बता रही हूँ कि वाइफ ने हस्बैंड का एक फ़ोटो लिया और उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगा दिया और अपने ही यूज कपड़े के ऊपर उसे रख दिया। कोई भी यूज कपड़ा ले सकते हो आप अपना। उसके ऊपर रखने के बाद आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा फोल्ड करो, उसके ऊपर अपनी एक फोटो रखो। ओके। 7 साबुत चावल रखिए, जिसे हम अक्षत भी बोलते हैं, और थोड़ा सा कपूर रखिए। फिर उसको फोल्ड करके उसको ग्रीन कलर के धागे से बांध दीजिए और अपने कहीं पे भी बेड के नीचे रख लीजिए, गद्दे के नीचे रख लीजिए, जहाँ पे आप कंफर्टेबल, उसको रख के सो जाइए। आपके हस्बैंड ना आपकी बात मानना शुरू कर देंगे, मैं गारंटी ले रही हूँ। और लेकिन ये हस्बैंड के हाथ लग गया जो किया हुआ है, ऐसे रखो, छुपा के रखो। देखो इसमें रूल यही है कि आपको उसको छुपा के रखना है। लेकिन फिर गद्दे के नीचे तो दिख ही जाएगा कभी ना कभी तो। हस्बैंड लोगों को इतना टाइम नहीं होता कि वो गद्दे को चेक करे, ये वाइफ लोग ही करते हैं। बिल्कुल तो आप गद्दे के बिल्कुल बीचों बीच रख लीजिए। और एक रेमेडी और बताती हूँ आपको क्या करना है, सिंदूर लेना है, और सिंदूर की डब्बी नहीं होनी चाहिए। चांदी की डब्बी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं अफोर्ड कर सकते तो नॉर्मल डब्बी ले लो। हस्बैंड के पिल्लो के नीचे ही रखनी है वो डब्बी। सुबह उठते ही उस सिंदूर को अपनी मांग में भर लो। ओके। हाँ, और वाइफ हस्बैंड के सामने चली जाए। हस्बैंड को बस आप ही पे प्यार रहेगा। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अगर हस्बैंड खुश है तो आप क्या करोगे, उसी डब्बी से थोड़ा सा सिंदूर निकलवा के उन्हीं से अपनी मांग में भरवा लीजिए। इससे आपको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है, प्लस हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं, दोनों का रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल खुशहाल वाला माहौल हो खुशहाल, गया। आप देखेंगे ऐसे कपल्स एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। थैंक यू मैम, इतना अमेजिंग कंटेंट शेयर करने के लिए। और जो चीज़ें आपने बताई हैं, मतलब मेरी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।